class we have discussed about law of constant proportions and law of conservation of mass है कि नहीं। सो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू सॉल्व देम। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, दिस द रिएक्शन गिवन, नाउ यू हैव टू ऐड दिस टू वैल्यूज। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है उसका मास और प्रोडक्ट का जो मास है उसका ऐड करो, सेम होगा, तो वही तुमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिखाना। ठीक है, ये सम करा के देता हूँ। ये सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी देता है, तो एक बार देख लो। ठीक है, so this is the question. So इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन combine in the ratio 1:8 by mass to form water. ओके, वाटर वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर, कौन सा वाला पेज नंबर है, 33, पेज 33 से। यहाँ पे क्या दिया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8। दैट मीन्स हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इक्वल्स टू 1:8, ये बाय मास है। ठीक है, नॉट बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने से क्या होता है, 2:1 हो जाता है कि नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है, ऑक्सीजन में 8 क्यों है, बिकॉज ऑक्सीजन इज हेवियर एटम। ओके, दो हाइड्रोजन का मास मिला के भी ऑक्सीजन का मास नहीं मिला, so oxygen is a quite heavier atom, so that is why this is the ratio by mass. Okay, समझ में आया। हाँ बाकियों को समझ में आ रहा है। हाँ सर। यस सर। सो यहाँ पे हम लोग, दिस इज एक्चुअली इसमें मैथ्स क्वेश्चन, अगर हम इसको मैं मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक्चुअली मैथ्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, तो ये रेशियो बाय मास है। सो अगर मैं बोलूँ लेट द मास ऑफ हाइड्रोजन बी एक्स, लिखते हैं ना, जैसे सम क्वांटिटीज टू सम क्वांटिटी होने से हम लोग क्या लिखते हैं, एक को एक्स लिखते हैं, दूसरे को 8x लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, है कि नहीं, में लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अगर x ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो 8x ग्राम ऑक्सीजन मिलके तुम्हारा उतना अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है, सो द टोटल मास ऑफ वाटर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दिस वैल्यूज, है कि नहीं। सो ये और ये मिलके अल्टीमेटली तुम्हारा वाटर जो फॉर्म होगा वही तुमको मिलेगा। सो यहाँ पे बोला है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen gas. ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा अगर हाइड्रोजन गैस तुम्हारा 3 ग्राम्स का है तब ऑक्सीजन गैस कितना ग्राम्स का है। ओके, सो इफ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यू कैन से 3 grams of hydrogen is reacting. ओके, सो अगर 3 grams of hydrogen रिएक्ट कर रहा है, सो वी कैन से if x is equal to 3 grams, then
ऑक्सीजन कितना होगा, बिकॉज रेशियो सेम रहना पड़ेगा. सो आई कैन से mass of hydrogen is equal to 3 gram. Then law of conservation of mass. So यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते, that is x equals to 3 gram लिख दिया. So ultimately we can say that by law of conservation of mass of oxygen कितना होगा, will be equal to 8x, that is equal to 8 into 3 grams, है कि नहीं. बिकॉज ये रेशियो मेंटेन है, जितना भी तुम्हारा वाटर का वेट बढ़ जाए, सो ये रेशियो सेम रहे. ओके, हाइड्रोजन का मास चेंज हो सकता है, बिकॉज मोर वाटर यू टेक द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यू विल गेट. ओके, समझ में आ रहा है. तो कितना होगा, so it will be 24 grams. समझ में आया. so कितना चाहिए होगा, so what mass of oxygen gas would be required. Actually यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन अगर ठीक है, ऑक्सीजन का मास है, ऑक्सीजन गैस का मास पूछा है. गैस का मास तो अलग होगा, गैस का मास ये नहीं होगा. समझ में आ रहा है. गैस क्या है, गैस O2 होता है, और हाइड्रोजन गैस कितना होता है, हाइड्रोजन गैस H2 होता है कि नहीं. सोचो कैसे करेंगे. कैसे करेंगे, एनी आइडिया. ऑक्सीजन गैस अगर बोल रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस इज O2. तो O2 क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम फेस, मतलब O2 के लिए तुम्हारा चेंजेस आएगा यहाँ पे, क्या लगता है. इस चैप्टर में बहुत ऐसा टाइप का सम देखोगे जहाँ पे तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा. बोलो क्या लगता है, इज द सोल्यूशन करेक्ट. मैंने जो सम का सोल्यूशन किया है वो करेक्ट है कि नहीं. इंटरेक्ट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, बार बार बोल रहा हूँ. गलती होगा, नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सोच के चुप रहोगे तो फायदा नहीं. क्या लगता है, बोलो शाश्वती क्या लगता है. This is answer करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन गैस का बारे में बोला है. क्या लगता है, जो मैंने किया है वो करेक्ट है कि नहीं. रॉन्ग है. बोलो कितना होना चाहिए. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के तो वाटर हो गया. हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन कहाँ से है. हाइड्रोजन बोला. हाँ हाँ बोलो. मतलब मैंने जो 24 यहाँ पे से लिखा है, माइनस होगा. नहीं यहाँ पे जो लिखा है देखो H2H लिखा है ना, वो लिखा है, बट यहाँ पे बोला है ऑक्सीजन गैस बोला है, तो ऑक्सीजन गैस इज नथिंग बट O2.
and hydrogen gas is H2. So अभी बोलो अगर ये 1:8 होगा so ये कितना होगा? Won't it be 2:16? But that is also ultimately 1:8. समझ में आ रहा है? हाँ So it doesn't matter whether you are considering atom is to atom or molecule is to molecule. मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पकड़ो या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोजन एटम इज टू ऑक्सीजन एटम, you will get the same ratio in terms of what? In terms of mass, है कि नहीं? Because H2 का जितना मास होगा, suppose that is 2 grams, so इसका obviously 16 grams होना ही है कि नहीं? So इसका जितना वैल्यू होगा वो अल्टीमेटली 8 टाइम्स होगा तुम्हारा ऑक्सीजन का. So whether you are taking H2 or H, it doesn't matter since it is a ratio. समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने पूछा. So this solution is totally correct. So we can say that oxygen molecule हो या atom हो, it combines in this ratio with hydrogen to form water. समझ में आया? बट यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस है ना. हाँ तो वही तो और मैंने बोला ना, what is H2 and O2. ओके तो H is to O अगर 1:8 है, so इसका कितना होगा? ये तो हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा ना. कितना हो हाँ रहा है अल्टीमेटली? रेशियो तो ओवर 1:8 ही रह रहा है ना. समझ में आया? हाँ वही मैंने बोला. तो अल्टीमेटली दिस इज द सेम आंसर यू विल गेट, है कि नहीं? अगर 3 ग्राम का अगर तुम ऑक्सीजन गैस लोगे या फिर ऑक्सीजन एटम लोगे, मतलब सॉरी हाइड्रोजन एटम लोगे या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लोगे, वट एवर मे बी द केस, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी तुम्हारा वो 24 ग्राम्स का ही होगा, और अगर हाइड्रोजन एटम पकड़ रहे हो तो ऑक्सीजन एटम भी 24 ग्राम्स का ही. समझ में आया? बिकॉज दैट वाटर ना, वाटर में अल्टीमेटली देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो अल्टीमेटली जो कंबाइन होता है वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होता है ना, ये फॉर्म में मॉलिक्यूल टुगेदर, है कि नहीं? इंडिविजुअल एटम्स कंबाइन करते हैं. समझ में आया? बाकियों को समझ में आ रहा है? हाँ सर अभी आ रहा है. इसलिए बोल रहा हूं. तो अगर नंबर ऑफ एटम्स से करता तो दैट वुड बी ऑल्सो सेम, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स में भी तुम्हारा अल्टीमेटली हर एक एटम का मास कैलकुलेट करते हैं ना उसके बेसिस पे, तो वो हो जाएगा 2:1 होगा. सो अगर मैं एच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल करता तब कितना होता? तब हमारा यहाँ पे एक हाइड्रोजन में इसमें 2 एटम्स है कि नहीं? सो यहाँ पे तो 2 एटम्स 4 के साथ कंबाइन करता है कि नहीं? सो द रेशियो वुड हैव बीन 2:1 इफ द नंबर ऑफ एटम्स हैव बीन, मतलब कितना एटम्स होगा तुम्हारा मॉलिक्यूल में उसको हम कंसीडर करते हैं. बट दिस इज सेपरेट द केस ऑफ मास, इसलिए ये जो रेशियो है ये अलग. ऋषिकेश नवोदीप समझ में आया? जब नंबर ऑफ एटम्स को कंसीडर करेंगे रेशियो अलग होगा, जब मास के बेसिस पे रेशियो निकालेंगे वो अलग होगा. समझ में आ रहा है? समझ में आया? यस सर. नवोदीप समझ में आ रहा है? यस सर. सो ऐसा टाइप का सम देगा एग्जाम में, सो प्रैक्टिस करना. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, व्हिच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. किसने बोला था? ये वाला. दिस वन, है कि नहीं? लास्ट वन याद है? ऐसा सिंपल सिंपल टाइप का क्वेश्चन देगा, ट्राई करना. और व्हिच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस वन, यहाँ पे देखो ये वाला.
ये वाला। तो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बारे में लिखा था। सो यहाँ से आंसर मिल जाएगा तुमको। तो मैं ये बोला, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो यही है, एटम्स अगर क्रिएट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो ऑब्वियसली दे विल बी बैलेंस्ड इन बोथ द साइड, दे विल रिमेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स, है कि नहीं? नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम है तो मास भी सेम रहेगा, है कि नहीं? सो नंबर 2 समझ में आया? और ये वाला तुम्हारा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, द लास्ट वाला नंबर 6। ओके, सो इसी पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग एटम। सो एटम क्या है? सो एटम आर नथिंग बट बिल्डिंग ब्लॉक्स, है कि नहीं? तो एटम कैन बी कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी मैटर ले लो, उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो मतलब एकदम डिवाइड करते जाओ तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर पाओ। सो दैट यूनिट, दैट सिंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड, एटम। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes. बाकी को समझ में आया? सो व्हाट इज एटम? ओके, सो आई विल बी स्टडीइंग अबाउट एटम्स। सो एटम को मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ? आई कैन से दैट एन एटम is the smallest particle of an element which can take part। obviously ये अच्छा वाला डेफिनेशन है, मतलब हम लोग को अगर ऐसा नहीं लिख सकते ना, एटम को डिवाइड करते जाओ मैटर को, उसके बाद जो मिलेगा वो एटम है, ऐसा नहीं लिखते। तो एटम इज एक्चुअली द कंपोनेंट which takes part in chemical reaction। तो अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन में कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है? दैट इज द एटम, है कि नहीं? So an atom is the smallest part of an element which can take part in a chemical reaction। So this is a well defined definition of an atom। Okay, समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख लो। ये चैप्टर अगर समझ में नहीं आएगा तो इसका नेक्स्ट चैप्टर भी समझ नहीं पाओगे। तो क्लास 10 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी इसका कॉन्सेप्ट चाहिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द साइज ऑफ एन एटम। अभी देखो यहाँ पे साइज ऑफ द एटम के बारे में जो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे पढ़ लेना, ये वाला चीज है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। ठीक है, तो कितना, हाउ बिगर एटम, तो साइज ऑफ एन एटम। सो इफ यू कंसीडर द साइज ऑफ एन एटम, सो एटम देखना माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोप मैंने बोला था कितना है, माइक्रोमीटर्स में होता है, 10⁻⁶ मीटर, तो उससे भी नहीं दिखा देता। सो दैट मीन्स व्हाट? दे आर इवन स्मॉलर देन माइक्रोमीटर्स, देन दैट मीन्स वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब इवन स्मॉलर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी तो एटम्स होता है ना। यस और नो? कौन सा बड़ा है, एटम बड़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ा है? व्हाट डू यू थिंक? Microorganism. So काफी। microorganism. बाकी लोग को क्या लगता है, कौन सा बड़ा है, माइक्रो A ऑर्गेनिज्म? microorganism. बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर आल्सो मैटर, है कि नहीं? सो obviously they are made up of atoms, many atoms। okay, so this is, so average size of an atom, average मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत बड़ा बड़ा एटम्स भी होता है। so average size of an atom is in terms of nanometers।
याद रखना, इट इज इन टर्म्स ऑफ 10 to the power 9 meters, 10 to the power minus 9, सॉरी 10 to the power 9 तो बहुत बड़ा हो जाता है, 10 to the power minus 9 meters, ठीक है, या इवन उससे लेस। तो बाई साइज आई मीन तुम्हारा डायमीटर जो होता है, ठीक है। सो और 10 to the power minus 10 भी बोल सकते हैं, 10 ही बोलो यार, बिकॉज 10 इज अ गुड वैल्यू, 10 to the power minus 10। सो इतना रेंज में होता है, एंड बाई साइज आई मीन द टाइम, ठीक है। सो ये होता है डायमीटर। अभी एटम इतना छोटा है कि हम लोग तो ऑब्वियसली इसको देख ही नहीं पाएंगे। सो एन एटम हैज टू बी एक्यूमुलेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ अदर एटम्स, मतलब अगर बहुत सारा 1000, 10,000 लाख एटम्स अगर एक जगह में है, देन दैट थिंग वुड बी विजिबल टू अस, है कि नहीं। तो हम जो भी चीज हम लोग देख पाते हैं, दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स, है कि नहीं। थाउजेंड्स क्या, लैक्स, लैक्स भी बोल सकते हैं, लैक्स करोड़ ऑफ एटम्स बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कितना एटम्स होता है, हम देख पाएंगे, मतलब इस चैप्टर में देखेंगे कितना एटम्स होता है, कैन एक्चुअली काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। अभी बोलोगे इतना छोटा चीज काउंट कैसे करेंगे, दैट इज अ रफ एस्टिमेशन, लोग निकाल सकते हैं। देयर इज अ नंबर कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर, सुना है कभी? एवोगाड्रोस नंबर सुना है? No, sir. शाश्वती सुना है? नहीं। ठीक है, इस बार सुनिए। इट्स वेरी, इट कैन टेल यू हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कितना एटम्स है एग्जैक्टली बोल देगा, नॉट एग्जैक्टली, अप्रॉक्सीमेट, इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू। तो इसका वैल्यू होता है 6.23 into 10 to the power 24। So this is the number of atoms that you will gain in 1 mole of an molecule। तो 1 mole क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। So there are many atoms, obviously इतना छोटा होता है, इसके कारण क्या होता है, so they are very small, and that is why millions of atoms when stacked together would make a layer barely as thick as a thin sheet of paper। मतलब if you take millions of atoms and stack them together on top of one another, then you will get a surface which is as thin as a sheet of paper। उतना लाने के लिए you need millions of atoms, that means you can say that a sheet of paper contains millions of atoms, ठीक है। समझ में आया? मिलियन कितना होता है इंडियन सिस्टम में? Sir, 10 lakhs. यस, 10 लाख। सो 10 लाख एटम्स अगर कंबाइन करोगे in a surface, then you will get layer which is as thick as a sheet of paper, okay। so यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम, ऑब्वियसली हाइड्रोजन से छोटा एटम नहीं होता है, बस इसलिए वो एकदम स्टार्टिंग में रहता है पीरियडिक टेबल में। सो हाइड्रोजन का रेडियस होता है तुम्हारा 10 to, इसलिए मैंने 10 to the minus 10 लिखा। वाटर मॉलिक्यूल होता है 10 to the minus 9। हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है बड़ा बड़ा होता है, so that is 10 to the minus 8। grain of sand is 10 to the minus 4 meters, and ant का साइज ये है, एप्पल का साइज ये है। so you can get an idea कि कितना छोटा है ये, एक्सपोनेंट जितना छोटा जाए होता जाएगा, -10 is much obviously much smaller than -3। so ये जितना छोटा होता जाएगा उतना छोटा तुम्हारा उसका रेडियस होता जाएगा, ठीक है। so it is measured in the nanometers, okay। so एवरेज साइज में नैनोमीटर से लिखते हैं, so in nanometers, नैनोमीटर्स मतलब 10 to the power -9, और 10 to the power -6 क्या होता है, माइक्रोमीटर, ठीक है। ये सब याद रखना, माइक्रोमीटर होता है, उसके बाद नैनोमीटर होता है, just some values which you are getting। so इतना अगर छोटा है, so our entire universe is made up of atoms, है कि नहीं। हम लोग जब बोलते हैं यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, मैटर कंटेन्स एटम्स, सो
कैन यू बिलीव हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द यूनिवर्स? मतलब उसको काउंट नहीं कर पाओगे, इट्स अनकाउंटेबल, एज क्लोज टू इंफिनिटी, बोल सकते हैं, है कि नहीं? हाँ तो वही बात है। तो Yes, sir. जितना बड़ा नंबर सोचोगे उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ओके, सो आगे का दिन में इतना पॉसिबल नहीं था, बट नाउ वी देयर आर डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट टूल्स आर अवेलेबल विच थ्रू विच वी कैन सी इमेजेस ऑफ surfaces that show atoms। जैसे यहाँ पे एटम्स को दिखाया जा सकता है थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर मॉडल। ठीक है, तो एक चीज के सरफेस में कितना एटम्स है, इट कैन बी सीन, उनको उसको जूम करके देख सकते हो कितना है, समझ में? तो दिस कैन बी सीन बिकॉज हम लोग आजकल हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। सो इलेक्ट्रॉन जितना छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन तो पता है एटम के बीच अंदर में रहता है, सो एटम का एक पार्ट होता है, सो एटम का पार्ट भी हम लोग देख सकते हैं। तो उतना 10⁻⁻10 तक भी हम लोग जूम इन करके देख सकते हैं। सो आजकल ये पॉसिबल है, पहले पॉसिबल नहीं होता था। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट there are now various techniques through which we can even see atoms, the images of atoms। okay, समझ में आया? सबको समझ में आया? Yes, sir. So ये है। So this is the average size of atom, any atom or molecule you can consider। So that is in terms of nanometers। okay, because 10 to the power minus, मतलब ये जो 10 to the power minus 10 है, ये एकदम स्मॉलेस्ट वैल्यू है। क्यों? इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है और उसका एटम सबसे स्मॉलेस्ट एटम द एंटायर यूनिवर्स। ओके, जब मतलब इससे भी छोटा हो सकता है बट अभी तक निकाला नहीं गया, अगर होगा वो अलग बात है, बट अर्थ में अभी तक नहीं मिला। सो वी कैन से दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट यू कैन गेट। ओके, 10 to the minus 11 नहीं मिलेगा। ओके, सो अभी हम लोग आएंगे एटॉमिक स्टडी के बारे में। तो डाल्टन ने जब क्या किया, डाल्टन gave some postulates that we have studied in the last class। So डाल्टन का जो postulates था, that were those postulates were actually an explanation of what? Law of chemical combinations, है कि नहीं? So वो तो दो laws of chemical combination बोला था, तो for explaining that thing he used the term called atom, है कि नहीं? तो तब से क्या हुआ, तब से तुम्हारा एटम का डिस्कवरी, एटम के ऊपर मतलब रिसर्च करना स्टार्ट किया, लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया आफ्टर डाल्टन। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जब तक कोई किसी को नहीं पता है तो उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होता है, बट वंस पीपल गेट टू नो दैट ऐसा भी कुछ चीज हो सकता है, देन व्हाट हैपेंस, पीपल यूजुअली ट्राई टू डिस्प्रूव दोस थिंग्स कि हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये तो हम लोग को पता नहीं था, ये कैसे होगा, इसका प्रूफ चाहिए। बहुत लोग होता है ना, सो दोस पीपल ट्राई टू डिस्प्रूव दोस पोस्टुलेट। जैसे बहुत लोगों ने ट्राई किया था डाल्टन का जो पोस्टुलेट था उसको रॉन्ग प्रूफ करने का कोशिश किया था। ठीक है, सो इट्स अ चेन, यू कैन सी इट्स अ चेन, बिकॉज अगर लॉ ऑफ केमिकल, जो लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो था, दो लॉस, अगर जो लेवोसियर ने बोला था, लेवोसियर ने जो बोलने के बाद बहुत लोग को विश्वास नहीं हुआ, तो many people were not understanding what he was saying, so then Dalton gave his atomic theory। so after that many people tried to disprove his atomic theory। so उसके लिए देखो, उसके लिए ऐसे ही बोलने से नहीं होगा कि हाँ ये गलत है, ये मान लो, तुम्हारा नहीं मानूंगा, तो ऐसा बोलने से नहीं, यू नीड प्रूफ। ठीक है, गलत दिखाने के लिए तुमको प्रूफ करना है, तुमको गलती निकालना पड़ेगा, फॉर दैट यू नीड रिसर्च। ठीक है, सो बहुत लोग क्या किया, बहुत लोगों ने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया। सो डाल्टन ने भी ऐसे ही नहीं बोला था, डाल्टन आल्सो दिस इज फेयर शेयर ऑफ रिसर्च। ठीक है, सो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स। तो उसने क्या किया, एलिमेंट्स को नेम किया और एलिमेंट्स को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। ठीक है, जैसे दिस वाज सम ऑफ द सिंबल्स ही यूज्ड, वेरी प्रिमिटिव काइंड ऑफ सिंबल्स, अभी यूज नहीं होता है ऑब्वियसली, बिकॉज आजकल केमिकल का जो सिंबल होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर, है कि नहीं? जैसे वो यूज करता था हाइड्रोजन का एक
सर्कल के अंदर बीच में एक बड़ा डार्क डॉट होगा, ऑक्सीजन में ब्लैंक होगा, फॉस्फोरस में ऐसा इस वाला सिंबल होगा, बस दैट इज हिज सिंबल, ठीक है। सो these were the symbols that Daltons used for specific use cases. Okay, so it was Berzelius. Berzelius ने क्या कहा कि ये सिंबल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, सो इंस्टेड ऑफ दैट, सो देखो एक किसी ने एक चीज बनाया, अदर पीपल ट्राई टू मेक इट बेटर, ठीक है, ऐसे ही साइंस प्रोग्रेस करता है, ठीक है। किसी ने कोई चीज बनाया, पीपल ट्राई टू मेक इट बेटर, ठीक है, यहाँ पे गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज हाउ all the scientific discoveries have been made. So Berzelius was one of the researcher who suggested that such symbols are very primitive and very specific, so they are difficult to understand. So he suggested that जो symbols होता है, जो elements का symbols होता है, so we will try to write it in using one or two letters from the name of the element. तो हाइड्रोजन का जैसे H लेंगे, कार्बन का C लेंगे, ऑक्सीजन का O लेंगे, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी रिपीट कर गया है तो वी विल ट्राई टू, जैसे लीड का एक्चुअली पता है तुमको सिंबल क्या है? लीड का सिंबल है पीबी, लीड का सिंबल है पीबी, समझ में आया? क्यों यहाँ पे एल नहीं लिख सकता? बिकॉज एल लिखने से तुम्हारा अलग है, तुम्हारा कोई दूसरा वाला एटम एलिमेंट के लिए ऑलरेडी वो यूज हो गया, सो इसलिए हम लोग जैसे लिथियम के लिए क्या यूज करते हैं? लिथियम के लिए भी एल यूज नहीं किया गया था, उसके लिए एल आई यूज किया गया था, समझ में आया? सो अभी तक हम लोग जो पर्जिलियस ने जो कहा था, जो टेक्निक कहा था, वही हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स सिंपल एंड इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट्स क्वाइट स्पेसिफिक. सो it was Berzelius who suggested that the symbols of elements be made from one or two letters of the name of the element, ठीक है। और नेम देखो सिर्फ इंग्लिश में नहीं हो सकता है, गोल्ड का जैसे गोल्ड का पता है क्या बोलते हैं? एजी बोलते हैं, एजी पता है ना? गोल्ड को क्या बोलते हैं? ओ सॉरी एजी नहीं, एजी तो तुम्हारा सिल्वर हो गया, इसको एयू बोलते हैं। एयू मीन्स ऑडियम, एंड ऑडियम इज a Latin word which stands for gold. तो अल्टीमेटली नाम तुम्हारा इंग्लिश होना पड़ेगा ऐसा नहीं है, यू कैन टेक इट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एज वेल, समझ ना? तो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस बहुत यूज होता था पहले का टाइम में, सो बिकॉज वहाँ से मेनली साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर्स लोग मैक्सिमम वहाँ से थे, सो दैट इज वाई द सिंबल यूज्ड इज फ्रॉम लैटिन वर्ड, इज लैटिन वर्ड, समझ में? सबको समझ में आया? हाँ अदर्स? हाँ सर. सो ये चीज एक्चुअली किसके बेसिस पे अभी तक चल रहा है? इट वाज Berzelius, ठीक है। सो Berzelius was the person who invented the naming scheme for not the naming scheme, for the symbolic representation of elements, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लाइन अंडरलाइन करके रखो, इम्पोर्टेंट लाइन है, ट्राई टू अंडरलाइन दिस लाइन, ये वाला, ठीक है। क्या सबने अंडरलाइन? हाँ हाँ सर. So these were the symbols that Dalton used. उसके बाद तो Berzelius ने वो चीज कांड बोलने के बाद तब से लेकर अभी तक वही सेम चीज ही यूज हो रहा है, दैट इज द सिंबल्स यूजिंग लेटर्स. वो सिंबल्स कैसे दिखते हैं? लेटर्स यूज करते हैं फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट्स. सो पहले का टाइम में क्या होता था? हाँ, ये भी अभी तक हुआ था, तो पहले का टाइम में क्या हुआ था, तो तुम्हारा जो नाम लिखा जाता था वो एक्चुअली वो जहाँ पे डिस्कवर हुआ था, वो एलिफेंट जहाँ पे डिस्कवर हुआ था उस जगह का नाम से किया जाता था. जैसे कॉपर का नाम साइप्रस से लिया, साइप्रस इज इन इजिप्ट, है कि नहीं? तो साइप्रस जो जगह है वहाँ से
इसलिए कॉपर का Cu लिखते हैं वहां पे, ठीक है। तो साइप्रस से एक C लिया यहाँ से और U लिया यहाँ से, समझ में आया? सो बिकॉज तब के टाइम में जो ऑलरेडी नेम किया गया था तो उसके बाद उसको चेंज नहीं किया गया था। सो इनिशियली ऐसा होता था कि सोचो अगर कोई इंडिया से निकाल रहा था तो इंडिया का नाम ले लेता, तो ऐसा टाइप का होता था, ठीक है। सो कुछ कुछ एलिमेंट्स को नाम किया गया है बेस्ड ऑन कलर्स, जैसे हाँ सॉरी गोल्ड का तुम्हारा ओरियम है, गोल्ड का एक्चुअली हाँ वो गोल्डन कलर होता है एक्चुअली, ओरियम मतलब जैसे गोल्डन कलर, गोल्डन येलो जो कलर वो, सो कलर्स मीन करता है, ठीक है। सो गोल्ड का जैसे इंग्लिश वर्ड तो नहीं होना चाहिए, और सॉरी नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी ये तो सिंबल्स नहीं है, सिंबल्स ठीक है, सिंबल्स नाम से लिया गया था और नाम को एक्चुअली इस बेसिस पे लिखा गया, ठीक है। सो गोल्ड इज नथिंग बट द कलर, है कि नहीं, गोल्डन बोलता है ना, गोल्डन येलो, सो वो येलो कलर का शाइनी था इसलिए गोल्ड यूज किया गया, गोल्ड इज एक्चुअली कलर, ठीक है। तो कॉपर का नाम साइप्रस से आया था, ठीक है, बट इसको Cu लिखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आजकल क्या होता है, आजकल जब भी कोई नया एलिमेंट निकलता है, तो आजकल निकलता नहीं ऑब्वियसली, जब पहले निकलता था तो देयर इज अ स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ओके, सो इट इज कॉल्ड IUPAC। सो IUPAC को तुम बोल सकते हो इट्स लाइक ए, मतलब जो होता है ना एकदम सब, जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिमिलरली केमिस्ट्री के बेसिस पे, केमिस्ट्री में जितना भी इन्वेंशन होता है, जितना भी तुम्हारा नया नेमिंग होता है, कोई यूनिट्स निकालना पड़ता है, ऑल दोस थिंग्स आर डन बाय द IUPAC, ठीक है। IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इट्स अ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स। सो केमिस्ट्री के रिलेटेड जो भी स्टडी होता है, जो भी नया, मतलब कोई, मतलब वो अल्टीमेटली क्या करता है, IUPAC का काम है यूनिफॉर्मिटी लाना, ताकि वर्ल्ड के अलग अलग जगह में भी अगर वही सेम चीज को लिखा जाता है या फिर वही चीज सेम चीज को यूज किया जाता है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आए, ठीक है। सो टू ब्रिंग इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, what has happened, international organization is there which approves those names of elements, symbols and their units। समझ में आया? सो ये भी अंडरलाइन करके रखो, एग्जाम में देता है फुल फॉर्म क्या होता है इसका। सो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो उनका काम क्या है, दे अप्रूव नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स, मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं वो लोग, समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया? ध्यान लाइन कर लो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबको समझ में आया? काव्य, नवोदय, ऋषिकेश, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ये था तुम लोगों का नेमिंग, ठीक है, कैसे एलिमेंट्स का नाम लिखा गया था। तो पहले का टाइम में कोई कलर्स यूज करता था, कोई जिस जगह में डिस्कवर हुआ था वो उसका नाम यूज करता था, बट आफ्टर सम टाइम, मतलब आफ्टर सोचो सम 30 और 40 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, उसके बाद जितना भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ था उसका नेम किसने गवर्न किया था, IUPAC ने गवर्न किया था, ठीक है। तो इसलिए देखना हर एक कंट्री में एलिमेंट्स का नाम सेम रहता है रिगार्डलेस ऑफ एनी लैंग्वेज दैट यूज, ठीक है। कार्बन को कार्बन ही बोलेंगे, ठीक है। सो ये क्यों है, बिकॉज IUPAC हैज मेड इट इनटू अ स्टैंडर्ड, ठीक है। सो और रिगार्डिंग द सिंबल्स, सिंबल्स क्या का भी एक टेक्निक होता है, सिंबल्स कैसे लिखा जाता है, सिंबल्स आर रिटन यूजिंग, मतलब जो एलिमेंट्स का सिंबल होता है वो सिंबल कैसे लिखा जाता है, यूजिंग द फर्स्ट 1 or 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम, ठीक है। सो एलिमेंट्स नेम इंग्लिश में भी हो सकता है या फिर दूसरा
कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा लैंग्वेज का भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था गोल्ड को लिखा जाता है AU, सिल्वर को लिखा जाता है AG. सो दीज आर द नेम्स, कॉरेस्पॉन्डिंग नेम्स ऑफ. तो जैसे गोल्ड का कॉरेस्पॉन्डिंग नेम क्या है लैटिन में, ऑरियम है, तो वहां से लिया गया. ठीक है, तो हर एक इंग्लिश लैंग्वेज में होना पड़ेगा ऐसा नहीं है. बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, लिथियम का Li, उसके बाद तुम्हारा सोडियम का Na है कि नहीं. तो यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान दे रहे हो, पहला लेटर क्या होता है कैपिटल लेटर होता है, सेकंड लेटर क्या होता है स्मॉल लेटर होता है. यू कैन नॉट राइट Na, ऐसे कोई एलिमेंट का नाम नहीं ले सकते, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस. मैग्नीशियम का होता है Mg. समझ में आ रहा है. सो नेमिंग के लिए क्या यूज करते हैं, इंग्लिश या कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज का जो नाम होता है वो नाम से लेटर्स यूज किया जाता है. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर एंड द सेकंड लेटर इज, सेकंड लेटर हो नहीं हो, अगर होगा नहीं भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन में नहीं होता है, ऑक्सीजन में नहीं होता है, कार्बन में नहीं होता है. सो फर्स्ट एक लेटर लेता है या फिर एक दो लेटर लेता है, बट सेकंड लेटर शुड ऑलवेज बी रिटन एज स्मॉल लेटर. ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है. फर्स्ट लेटर ऑफ a symbol is always written in the capital letter uppercase or and the second letter is a small letter. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजन का क्या होता है H लिखते हैं, एल्यूमिनियम का Al लिखते हैं, कैपिटल Al नहीं लिखते. ठीक है, कोबाल्ट का CO लिखते हैं, कैपिटल C कैपिटल O नहीं लिखते, लेकिन सेकंड वाला लेटर स्मॉल लेटर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो symbols of some elements are formed from the first letter of the name and the letter. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मतलब लेटर सेकंड में होना ऐसा जरूरी नहीं है, बाद में भी हो सकता है. जैसे क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन में C पहले आता है तो C पहले लिखा, उसके बाद L थर्ड में आता है तो थर्ड वाला यूज किया, CH यूज नहीं किया. ठीक है, जिंक में देखो, जिंक में फर्स्ट वाला और थर्ड वाला यूज किया, तो Zn इज लिखना है. ठीक है, समझ में आ रहा है. इज इट क्लियर? हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है कैसे नाम लिखा गया है एलिमेंट्स का. इज इट क्लियर? कार्तिक, नवोदय, Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला है, कुछ कुछ सिंबल्स कहाँ से लिखा गया है, नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक. सो कॉरेस्पॉन्डिंग जो नाम है उस एलिमेंट्स का, तो उस नाम को अल्टीमेटली दूसरे लैंग्वेज में क्या कहा जाता है उस नाम से लिया गया है. जैसे आयरन का एग्जांपल जो मैंने बोला, जैसे आयरन इज एन एग्जांपल. आयरन क्या है, आयरन मीन्स फेरम. ठीक है, फेरम आयरन का इक्विवेलेंट नाम है लैटिन में फेरम, तो इसलिए फेरम से Fe यूज किया गया है फॉर इट्स नेम. ठीक है, तो आयरन का सिंबल है Fe. सोडियम का क्या है, सोडियम इज Na. Na इज इक्विवेलेंट टू नाट्रियम. नाट्रियम इज ऑल्सो है, नाट्रियम इज ए जर्मन वर्ड जितना मुझे पता है. सो Na यूज किया गया. पोटेशियम के लिए कैलियम यूज किया गया है. ठीक है, कैलियम इज एन इक्विवेलेंट इन अनदर लैंग्वेज. ठीक है, एक्चुअल नाम पोटेशियम ही है, बट इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, के लिखते हैं. ठीक है, कैपिटल लेटर के. सो वो पोटेशियम में तो के नहीं है, तो वो कहाँ से आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द इक्विवेलेंट नेम इन अनदर लैंग्वेज. ठीक है, सो ये इतना सारा कॉम्बिनेशन होने के कारण क्या होता है, हर एक एलिमेंट का जो नाम होता है और उसका केमिकल सिंबल होता है वो यूनिक होता है. नाम भी यूनिक होता है, केमिकल सिंबल भी यूनिक होता है. कोई भी एलिमेंट का केमिकल सिंबल दूसरे एलिमेंट से नहीं मैच करता. सम लेटर्स में मैच, बट एवरीथिंग वोंट मैच. ठीक है, समझ में आया. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, एल्यूमिनियम का Al है, आर्गन का Ar है, बेरियम का Ba है, बोरोन का B है. ठीक है, ब्रोमीन का Br है, Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co. ठीक है, कॉपर का Cu, साइप्रस से आया था ना इसलिए Cu. फ्लोरीन F लिखते हैं सिर्फ, Fl नहीं लिखते हैं. Cl, अगर क्लोरीन लिखा Cl, फ्लोरीन का Fl मत लिख देना, Fe होता है. गोल्ड का होता है Au, ऑडियम तो बोला है थोड़ी देर पहले. हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, फेरम. ठीक है, लीड का Pb,
मैग्नीशियम Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन का M, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, कैलियम, ठीक है, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, ये भी लैटिन नेम से लिया गया। सोडियम का कौन सा होगा, सोडियम का नाइट्रियम, ठीक है, Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक का Zn, ठीक है, समझ में आया? सो दीज आर द सिंबल्स दैट हैव बीन असाइन टू द एलिमेंट्स। इसके अलावा भी एलिमेंट्स है ऑब्वियसली, पीरियड टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स है, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस। ज्यादातर रिएक्शंस में इन्हीं एलिमेंट्स को तुम देखोगे। ओके, समझ में आया? Okay, sir. किसी को हाँ डाउट है regarding regarding the names of elements and the symbols? Anyone having doubt? Any doubt? Anyone? काव्य कोई डाउट है? Sir. काव्य any No, doubt? sir. ये बहुत सिंपल चीज है, इतना ये मेमोरीज एक साथ में मेमोरीज नहीं कर सकते, बट ट्राई टू रिमेम्बर दिस नेम। जैसे नॉर्मल वाला तो निकाल सकते हो, बट कुछ कुछ का यूनिक होता है। जैसे यहाँ पे टिक मार्क सकते हो, यहाँ पे जो तुम्हारा कॉपर का है, उसके बाद गोल्ड का है, गोल्ड का थोड़ा अलग होता है, आयरन का है, लीड का है, उसके बाद पोटेशियम का है, सिल्वर का है, ये सब नाम नहीं मिलता है ना, कहाँ सिल्वर SiLv या कहाँ उसका सिंबल Ag, गोल्ड में GOLD सिंबल है Au। तो ये सब देखना, ये थोड़ा यूनिक टाइप का होता है, तो यूनिक चीज को देखना, तो सो मतलब यू माइट फॉरगेट दैम, ठीक है। तो इतना बार मतलब जब रिएक्शन लिखते जाओगे तो यू विल बिकम, मतलब ऐसा इच्छा करके सीखने का मेमोराइज करना, यू डोंट हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, ठीक है। सो वंस यू कीप ऑन सॉल्विंग द सम, जैसे इस चैप्टर में करोगे, नेक्स्ट चैप्टर में, क्लास 10 में फिर से करोगे, वो सिंबल्स धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा माइंड में बैठ जाएगा। सो यू वोंट फॉरगेट एनी टाइम। ओके, समझ में आया? नाउ कमिंग टू ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एटॉमिक मास। अच्छा से समझना, बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज अगर क्लियर नहीं हुआ, इस चैप्टर या और नेक्स्ट चैप्टर कर नहीं पाओगे। ओके, सो एटॉमिक मास से एक्चुअल चैप्टर का कंटेंट स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होता है? नाम से पता चलता है एटॉम का मास होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ सो हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास एक पर्टिकुलर एटम का, कोई भी एक एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन ले लें, तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होगा? सो दैट इज इट्स एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जब बोलेंगे, इसका मतलब है हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना है इन ग्राम्स। ओके, समझ में आया? इज इट क्लियर? यस तो वही चीज है। तो एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम इज ए distinct property, it's a characteristic property of an element, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का जो एटम का मास है, एटॉमिक मास है, वो दूसरे एटम के साथ नहीं मिलेगा। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास के साथ मैच नहीं करेगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन का मास, है कि नहीं? इसलिए तो मेरा 1:8 आ रहा था ना, वो क्वेश्चन जो किया था हम लोगों ने। सो वो क्यों आ रहा था? बिकॉज हर एक एटम का साइज अलग होता है, उसमें कंटेंट अलग होता है, बिकॉज इसी में हर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होता है, तुम्हारा अलग अलग एलिमेंट का तुम्हारा प्रोटॉन्स अलग होगा, न्यूट्रॉन्स अलग होगा, तो ऑल दोस थिंग्स आर डिफरेंट एंड दैट मेक्स द मास ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट। ओके, सो वी कैन से दैट एटम्स, ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था, सो दैट
was proposed on the basis of atomic mass. क्यों? Because he explained through his postulates that law of conservation of mass is valid, है कि नहीं? उसने ये कहा था. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि मास कंजर्व होता है, मास सेम रहता है. सो मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड, है कि नहीं? सो मास ऑफ एटम्स जब हम लोग करेंगे तो एवरी एटम इज एन कैरेक्टरिस्टिक यूनिट ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, है कि नहीं? सो उस एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मास हो जाता है. सो एटॉमिक मास क्या गया था? एटॉमिक मास को मेजर करने में क्या इंस्पायर किया था साइंटिस्ट लोगों को? बिकॉज जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस था, कॉस्ट ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस जो साइंटिस्ट लोगों ने जब निकाला कि हाँ देखो तो अभी मास जो दोनों जो मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस होता है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है कि नहीं. सो टू फाइंड दैट साइंटिस्ट डिड व्हाट? साइंटिस्ट ट्राइड टू measure the atomic mass of an atom that were involved in the reaction. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो उसके बेसिस पे जस्टिफाई करने को बोला कि मास के बेसिस पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन जस्टिफाई होता है कि नहीं. सो दे ट्राइड टू डू दैट. बट मास ऑफ एटम कैसे निकालोगे? इतना छोटा चीज है. इन टर्म्स ऑफ उसका साइज देखा है? हाथ से भी पकड़ नहीं पाओगे. मतलब हाथ से पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो तो पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? So whether you are holding that atom is or not, you cannot say because उसका साइज इतना छोटा है कि नहीं? So उसका साइज इतना छोटा होने के कारण क्या होता है? That is difficult. It's a very difficult task to calculate the mass of an individual atom. So वो लोग ने क्या किया? वो लोग ने एक रिलेटिव मास निकालने की कोशिश किया. रिलेटिव मास क्या होता है? सोचो तुमने पकड़ लिया कि किसी चीज में, सो तो देयर आर हंड्रेड ऑफ देयर इज अ क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी ऑफ एटम्स. सपोज 1 लाख एटम्स है, ठीक है? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चीज में 1 लाख एटम्स है. सो हाउ विल यू फाइंड द मास ऑफ वन एटम? जितना मास है उसको 1 लाख से डिवाइड कर दो, हर एक एटम का मास निकल जाएगा. अप्रोक्सीमेट होगा ऑब्वियसली, बट निकल तो जाएगा ना. समझ में आ रहा है? हाँ. सो दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव मास. रिलेटिव मास में क्या हुआ था? दे कैलकुलेटेड द मास ऑफ एटम्स बेस्ड ऑन द मास ऑफ समथिंग एल्स. एक्चुअली यहाँ पे कार्बन को यूज किया गया था, ठीक है? तो हम लोग अभी स्टडी करेंगे वो क्या होता है. सो डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज वेरी डिफिकल्ट. सो रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइंड यूजिंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस इन द कंपाउंड्स फॉर्म. तो जो केमिकल रिएक्शन होता था उसके बेसिस पे एटम्स का, किसी भी एक एलिमेंट का एटम डिसाइड करने का कोशिश किया गया था, ठीक है? सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है उन लोगों ने. कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजनस गैस. कभी कभार क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है. क्या पता है तुम लोगों को? वो तो डीजल वाले गाड़ी से या फिर तुम्हारा नॉर्मल कभी कोई फैक्ट्री से अगर तुम्हारा काला काला धुआं निकलता है, सो देयर इज अ हाई चांस दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. समझ में आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसमें होता है. समझ में आया? हाँ सर. क्लियर? हाँ. बाकियों को? Yes, sir. नवोदीप समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? नवोदीप सुनाई दे रहा है? तो अगर हम लोग यहाँ पे एक कंपाउंड लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO. मतलब इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम रहता है और एक ऑक्सीजन एटम रहता है, ठीक है? एंड दे हैव फॉर्म्ड ए मॉलिक्यूल, ठीक है? दैट इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है? डाई मतलब 2 और मोनो मतलब 1, ठीक है? तो मोनोऑक्साइड मतलब सिंगल ऑक्सीजन एटम. तो कार्बन का सर एक सिंगल ऑक्सीजन एटम कंबाइन किया है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जब कार्बन के एक कार्बन एटम के साथ 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होते हैं. सो एक्सपेरिमेंटली जब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म किया गया था, सो दे ऑब्जर्व दैट 3 grams of carbon
combines with 4 grams of oxygen to form कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब है कार्बन क्या होता है, 4/3 टाइम्स ऑक्सीजन का मास होता है क्या, मतलब इन दैट थिंग, मतलब उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर कंबाइन किया, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजर किया तो कितना हो जा रहा है, देयर इज 7 ग्राम्स, है कि नहीं। तो 7 ग्राम्स में क्या हो रहा है, कार्बन तुम्हारा 4/3 टाइम्स अपने ऑक्सीजन के मास के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, इसको मैं जो करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज तो तुम मेरे को समझ नहीं। सो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे बोला था कि वो कितना ग्राम्स कार्बन लिया था, तुम्हारा 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन, ओके, और 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अल्टीमेटली इट हैज कंबाइंड विथ टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ, ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर होगा तो ये 7 ग्राम्स का होगा, है कि नहीं, 7 ग्राम्स होगा कि नहीं, बोलो, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये अगर 3 ग्राम होता है, ये 4 ग्राम होता है, तो 7 ग्राम होना ही पड़ेगा, या सुनो। Yes. मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का मास जो होगा, टोटल मास, प्रोडक्ट्स का भी टोटल मास वही होगा। सो बेस्ड ऑन दैट कैन वी से दैट इसमें कार्बन का जो मास है दैट इज 4/3 टाइम्स, ठीक है। कैसे 4/3 टाइम्स हुआ, उसका जो अपना मास है, ऑक्सीजन का जो मास है, ऑक्सीजन का मास कितना है तुम्हारा, 4 ग्राम्स लिया था। तो 4 ग्राम्स में से क्या हुआ, उसको कितना पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब कितना पार्ट तुम्हारा, मतलब 4 ग्राम्स टोटल क्या था, 4 ग्राम्स टोटल तुम्हारा ऑक्सीजन का मास था। अभी उसको अगर हम लोग, मतलब कितना ऑक्सीजन उसके साथ, मतलब कितना कार्बन उसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो हाउ कैन वी फाइंड दैट, वी कैन जस्ट डिवाइड द मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ कार्बन, ठीक है। सो दैट विल गिव अस द रेशियो ऑफ द मास। जैसे यहाँ पे कार्बन इज टू ऑक्सीजन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन इज टू कार्बन कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 4:3, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है तुम्हारा, मैं यहाँ पे जो बोला है उन लोगों ने, अगर हम लोग x ग्राम लेते हैं, सो ये वाला कितना होगा, सो दैट विल बी 4/3, है कि नहीं। मतलब अगर ऑक्सीजन का इतना होता तो अगर कार्बन x लेते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच ग्राम्स, कैन आई से इट विल बी 3/4 ग्राम्स, 3/4x, सॉरी 4/3x होगा, सॉरी क्यों 4/3x होगा, मतलब अगर यहाँ पे x का वैल्यू 3 हो जाता है, सो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, समझ में आया। So this is how you get the, so x grams of carbon combines with 4/3x grams of oxygen, समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर। तो अगर ये यहाँ पे तुम x का वैल्यू 3 बैठाओगे तो यहाँ पे 3 बैठ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 मिलेगा, है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो बोला है उन लोगों ने, 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा सॉरी, कार्बन combines with 4/3 times its mass of oxygen, carbon combines with 4/3 times its own mass of oxygen, है कि नहीं, बोल सकता हूँ, समझ में आया, ये लाइन समझ में आया। हाँ। फैब्रिक समझ में आया, या फिर और एक बार समझाओ। क्या ऋषिकेश, नवोदीप समझ में आ रहा है,
समझने की कोशिश करो, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा। क्लास 9 भी टफ हो जाएगा, 10 भी टफ हो जाएगा। 10 में भी पहला 4 चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो दिस इज Yes, sir. तो ये लाइन थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है, कार्बन कंपाउंड्स विद 4/3 टाइम कैसे हो। So this is how you get 4/3 times. Okay, because carbon 4/3 times is own mass. own mass को हम लोगों ने क्या लिया था, x लिया था। So 4/3 times क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास उसके साथ वो कंबाइन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, एक जनरल कॉन्सेप्ट है। सो आईयूपैक ने क्या किया, आईयूपैक ने तुम्हारा मतलब सब पहले क्या करते थे, पहले लोग यहाँ पे एक चीज बोलते थे, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता था। एटम का जो मास होता है इतना छोटा होता है ना, 10⁻⁻⁻, बहुत छोटा, मतलब बहुत बहुत छोटा सा वैल्यू मास ऑफ एन एटम जो होगा तुम्हारा, इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो जैसे हाइड्रोजन का एटम का मास जो लेंगे, हाइड्रोजन का एटम का मास अगर लेंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा, इट विल बी अराउंड तुम्हारा 1 पॉइंट समथिंग ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, सो उतना छोटा सा मास, या फिर 1 ग्राम, 1 ग्राम का नहीं होता, सॉरी 1 ग्राम कितना कैसे होगा, 1 ग्राम तो बहुत छोटा वैल्यू है ना। सो वो लोग क्या करते थे, एटॉमिक मास यूनिट करके एक यूनिट निकाला था लोगों ने। सो बट आईयूपैक ने क्या किया, आईयूपैक ने बाद में उसको एएमयू नाम दे, सॉरी एएमयू से यू लिख दिया। यू मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, सो यूनिफाइड मास क्या था, ये हम लोग बोलते हैं ना रिलेटिव मास। जो बोलते रिलेटिव मास मतलब क्या, रिलेटिव टू समथिंग एल्स। सो दैट एटम which is taken as a reference। तो रेफरेंस मॉलिक्यूल, रेफरेंस एटम क्या है, रेफरेंस एटम है कार्बन। इसका रीजन क्या है, कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द वर्ल्ड। कार्बन कंपाउंड सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन को क्या किया गया था, कार्बन का जो मास है उसको यू बोल के कंसीडर किया गया। ठीक है, सो पहले आया था एटॉमिक मास यूनिट। बिकॉज कोई भी चीज का मास निकालना है बोलेगा तुमको यूनिट चाहिए ना, तो यहाँ पे तुम लोग ग्राम नहीं यूज कर सकते, बिकॉज ग्राम इज अ वेरी लार्ज यूनिट एंड उसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा, बट वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन एटम। सो फॉर फाइंडिंग द रिलेटिव मास वी हैव टू फाइंड समथिंग एज कंपेयर टू ए रेफरेंस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो रेफरेंस के साथ कंपेयर करके एक वैल्यू निकालेंगे। सोचो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, तुम्हारा कार्बन का जो एक एटम का मास होता है उसको हम लोगों ने लिख दिया, इट इज इक्वल टू 1 यू। यू मतलब यूनिफाइड मास। अभी इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट द वैल्यूज ऑफ अदर एटम्स, मतलब बेस्ड ऑन दिस मास। जैसे हम लोग अगर हाइड्रोजन का निकालने जाएंगे, सो इट विल बी अराउंड तुम्हारा 0.02 यू, ऐसे लिख सकते हैं एज कंपेयर टू दैट। समझ में, अगर हम लोग कार्बन से अगर कोई बड़ा एटम का लिखते हैं, सो इट विल बी अराउंड तुम्हारा तो कॉपर का, जैसे कॉपर इज अ वेरी लार्जर एटम। ठीक है, सो कितना होगा तुम्हारा, उसका हो सकता है जैसे 4 यू लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, इंटरमीडिएट जैसे कार्बन के साथ कौन मैच करता है तुम्हारा, तो नाइट्रोजन इज नियरेस्ट, सो दैट विल बी 1.02 यू। समझ में आ रहा है, सो इसको रेफरेंस लिया गया था। समझ में आया, तो दिस इज द रेफरेंस। सो ये जो हम लोग का मास निकला, इसमें जो u का वैल्यू है, दैट u इज नथिंग बट द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इस u का एक्चुअली ग्राम में रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, इन दैट वे यू कैन फाइंड द मास ऑफ ऑल द डिफरेंट एटम्स, बट वो सब हम लोग ग्राम में नहीं लिखते। इंस्टेड टू वी डू व्हाट, वी राइट इट इन कंपैरिजन विद कार्बन। सो 1 कार्बन बड़ा एटम है, इसलिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है, is this thing clear? So this is taken as a reference and these are what, these values are relative masses, है कि नहीं।
समझ में आया? हाँ। मतलब रिलेटिव मास क्या होता है? द मास ऑफ एन एटम विथ रेस्पेक्ट टू द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 क्या होता है मैं बताऊंगा, आइसोटोप्स होता है। तो कार्बन का दो फॉर्म होता है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। उसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ कंसिडर दैट कार्बन का जो फॉर्म 12 वाला जो फॉर्म कार्बन 12 होता है उसका मास को 1 U लिखा गया था। बेस्ड ऑन दैट द masses of all the different atoms have been written. समझ में आया? So that is why the masses that you see in terms of U, जैसे जिसमें तो उसका यूनिट U लिखा रहेगा, so that is called तुम्हारा रिलेटिव मास। समझ में आया? रिलेटिव मास क्यों बोलते हैं इसको? यहाँ पे देखो, so according to the latest IUPAC recommendations, it is now written as U. Where it is written as U? AMU is written as U, and it is equal to the mass of one carbon atom. ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए इसमें क्या होता है, तुम्हारा हर एक एलिमेंट का मास हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अभी होल नंबर्स में कैसे लिखोगे, मैंने तो थोड़ी देर डेसिमल में लिखा था। सो यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, मतलब नियर टू होल नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, 0, 0.01 तो वो सब लिख सकते हैं, बट क्यों अगर ये नहीं होता तो क्या होता? सो वी वुड हैव रिटन मासेस इन टर्म्स ऑफ 10 to the -5, -6, -10, -20, इतना ग्राम्स में लिखते हैं कि नहीं? तो दैट वुड हैव बीन डिफिकल्ट। सो अभी क्या हो सकता है, हम लोग नियर अबाउट मतलब तुम्हारा होल नंबर्स हो या फिर थोड़ा सा छोटा छोटा डेसिमल्स में हम लोग लिख सकते हैं। समझ में? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव मास। समझ में आया रिलेटिव मास क्या होता है? हाँ। हाँ सर। बाकियों को Yes, sir. ऋषिकेश नवोदीप कोई Yes, डाउट sir. है? डाउट है? डाउट होने से पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार बोल रहा हूँ। No, sir. सो इस यू को लिखने का कारण क्या है? सो एटॉमिक मास यूनिट नाउ कॉल्ड यूनिफाइड मास। now called unified mass written as U। तो पहले क्या लिखा गया था? AM। ठीक है, AMU को अभी U लिखते हैं, कभी भी AMU मत लिखते। सो दिस इज रिलेटिव मास। रिलेटिव मास में सबसे फिर से समझाऊंगा रिलेटिव मास क्या होता है। सो दिस इज द रिलेटिव मास। अभी यहाँ पे जो रिलेटिव मास लिखा गया था, सो ऑक्सीजन का लिखा गया था तुम्हारा, कार्बन का लिखा गया था 1U और ऑक्सीजन का लिखा गया था 1.33U। तो अगर हम लोग इस नंबर को अगर होल नंबर पे लिखते हैं देन इट वुड हैव बीन बेटर, है कि नहीं? बिकॉज किसी का 1, किसी का 1.33, अप्रोक्सीमेटली जाके सबका 1 आ रहा है कि नहीं? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, साइंटिस्ट मतलब बहुत सालों लगा यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म एक जगह में लाने के लिए ताकि हम लोग लिख पाए। सो दैट इज फाउंड यूजिंग 1/16 मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली occurring ऑक्सीजन। सो यू का वैल्यू पहले किया गया था, कार्बन को लिखा गया था। ठीक है, सो कार्बन को लिखने के बाद क्या हुआ था, 1.2, 1.02, 4, 3.1, 3.1 ऐसा लिखा गया था। बट साइंटिस्ट देन व्हाट, ये प्रीवियसली था। ठीक है, अभी भी रेफरेंस में दो तो ये प्रीवियस था, प्रीवियस फॉर्मेट। ठीक है, प्रीवियस फॉर्मेट ऑफ यू था। लेटेस्ट फॉर्मेट ऑफ यू क्या है अभी? यू का जो लेटेस्ट फॉर्मेट है, लेटेस्ट फॉर्मेट मतलब लेटेस्ट वैल्यू है, लेटेस्ट वैल्यू को क्या किया गया था, 1 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास
is equal to 1 U. So that is equal to 1/16 into mass of naturally occurring ऑक्सीजन एटम। ये बाद में चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया था? क्योंकि अगर हम लोग कार्बन को 1U लिखते तो वो तुम्हारा था हाइड्रोजन का वैल्यू होता, मतलब कार्बन से छोटा जो एटम्स होता है उसका मास हम लोग डेसिमल में लिखना पड़ता है, 0.7, 0.5, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हब का वैल्यू 1 मतलब 1 के बीच में ही रहता, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाता, ठीक है। सो टू अवॉइड दैट व्हाट हैड हैपेंड, scientists have used the scientists initially took 1/16 the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit, ठीक है। सो ये तुम्हारा ये लेटेस्ट नहीं है, ये एक्चुअली तुम्हारा मतलब इंटरमीडिएट फॉर्मेट बोल सकते हो, ठीक है। So, इसमें ये प्रॉब्लम हुआ था इंटरमीडिएट फॉर्मेट में। क्या था? सो दिस वाज द वैल्यू 1/16 ऑफ नेचुरली ऑकरिंग कार्बन एटम, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, ये तब के टाइम में माना मतलब सही माना जाता था बिकॉज ऑक्सीजन कंबाइंड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड भी फॉर्म करता था, और उसका एटॉमिक मास मोस्ट मतलब 1/16 लेने के बाद क्या हुआ था, उसको अगर यू लिखा जाता तो बाकी एटम्स का मास मतलब यूनिफाइड मास के टर्म्स में, यूनिफाइड मतलब यू का वैल्यू के टर्म्स में क्या होता था, दैट वाज फाउंड टू बी होल नंबर्स, ठीक है। सो टिल 1960 तक क्या हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टिल 1960 यूज्ड टिल 1960, समझ में आया? सो 1960 तक क्या हुआ, इसको यूज किया गया, मतलब 1 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इक्वल्स टू 1 U इक्वल्स टू 1/16 ऑफ इनटू मास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन एटम, ठीक है। सो इसमें दो एडवांटेज था, क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन तब के टाइम में ज्यादातर एटम जब जितना मॉलिक्यूल निकला था कंपाउंड होता था उसमें ऑक्सीजन रहता था, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी कंपाउंड, ठीक है। सो यूज्ड टिल 1960। अभी 1960 में क्या हुआ, 1961 में सबको समझ में आ रहा है ये चीज? दिस वाज इनिशियल फॉर्मेट, समझ में? सबको समझ में आ रहा है ये चीज? तो पहले क्या लिया था, पहले 1 एटम ऑफ कार्बन के में जितना मास होता था उसमें लिया था। उसमें प्रॉब्लम क्या आया, रिलेटिव मास सब डेसिमल्स में, मतलब अप्रोक्सीमेटली डेसिमल मार रहा था, मतलब जैसे कॉपर का कितना होगा, कॉपर का सोचो 1.45 आया, ठीक है। तो ऐसा टाइप का तुम्हारा मास निकल रहा है। सो दैट वाज नॉट इजी टू कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट मतलब मैं समझने के लिए, कंपैरिजन करने के इजी नहीं, बिकॉज एवरेज में तुम्हारा सब 1 में ही इक्वल होगा। So that was a problem. So after that, scientists did what? Scientists tried to use this value 1 U. They used 1 U as the mass of 1/16 the mass of naturally occurring oxygen atom. So उसके बाद क्या हुआ, वो भी उसमें भी काम दिया। उसका दो एडवांटेज था। पहला एडवांटेज क्या था तुम्हारा, पहला एडवांटेज क्या था, पहला एडवांटेज था कि यूजिंग दिस वैल्यू 1/16 जो वैल्यू था, बाकी जो एटम्स का मास निकला, बाकी एलिमेंट्स का जो एटम का मास निकला, दैट दोस वर फाउंड टू बी होल नंबर्स। एंड तब के टाइम में ऑक्सीजन वाला कंपाउंड्स बहुत ज्यादा डिस्कवर किया गया था। बट एज टाइम प्रोग्रेस साइंटिस्ट डिस्कवर दैट कुछ ज्यादातर एलिमेंट्स में ऑक्सीजन है ही नहीं। तो एक्चुअली क्या है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम the most common atom that was found in most number of compounds, most number of molecules where was कार्बन। अगेन कार्बन आया, बट यहाँ पे अभी वो लोग कार्बन का वो पुराना वाला टेक्निक यूज नहीं करेगा, 1 U को एक एटम का मास यूज नहीं करेगा, ठीक है। सो दे डिड व्हाट, दे
used something else. They said that universally this isotope, this carbon 12 atom, was more common, was most widely used, widely found in most of the molecules, because most of the molecules were hydrocarbon. So हाइड्रोकार्बन में कार्बन तो रहेगा ही, तो इसके कारण क्या हुआ, कार्बन 12 was chosen as the standard reference for finding the relative masses of other elements. ठीक है. So लेटेस्ट फॉर्मेट में क्या हुआ, साइंटिस्ट सेड दैट 1u is equal to 1/12 into mass of carbon 12 atom. समझ में आया? So this was the concept. समझ में आ रहा है? काबिक समझ में आया? हाँ सर. सर कार्बन 12 क्या है सर? आइसोटोप है. आइसोटोप क्या होता है मैं समझाऊंगा. आइसोटोप एक चीज होता है, जैसा एक ही एटम का सेम चीज होता है, मतलब उसका मास अलग अलग हो जाता है. वो क्यों होता है मैं समझाऊंगा. शाश्वती ऑलरेडी नोस बिकॉज पढ़ाया था मैंने. समझ में आ रहा है? सो कार्बन 12 क्यों कार्बन 12 होता है, दो चीज होता है, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 14 होता है. समझ में? सॉरी, ये 12 यहाँ पे नहीं लिखा रहता, यहाँ पे लिखा रहता है ये वाला. सो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ कार्बन. सो इसका परसेंटेज ज्यादा होता है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी. दिस इज मोर वाइडली अवेलेबल. समझ में आ रहा है? टॉपिक क्लियर हुआ? सो दिस इज कॉल्ड कार्बन 12. यस समझाऊंगा ये ऊपर में क्या होता है, ये नीचे में क्या होता है. वी विल स्टडी ऑल दिस. ठीक है. बट एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस इज वन फॉर्म ऑफ कार्बन, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन. यहाँ पे देखो एक चीज कॉमन है. दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज कॉल्ड द मास नंबर. ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है? दिस मास नंबर इज एक्चुअली गिवन बेस्ड ऑन यू. ठीक है. सो कार्बन 12 जो होता है, कार्बन 12 is the most widely used, मतलब widely available एटम इन द वर्ल्ड. तो सबसे ज्यादा पाया जाता है ये एटम अल्टीमेटली, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें कॉमन होता है. ओके. सो दैट इज व्हाई यू कैन से दैट in 1961 for a universally accepted atomic mass unit, carbon 12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. जितना भी एलिमेंट्स है उसका मास को लिखने के लिए क्या यूज किया, U यूज किया गया था. एंड दैट U was nothing but the mass of exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon. समझ में? तो जितना सारा एलिमेंट्स का मास तुम अभी देखोगे पीरियड टेबल में, so all those masses are based on this 1/12 mass of carbon 12 atom. समझ में आया? नवदीप समझ में आ रहा है? हाँ सर. तो ये याद रख. ठीक है. सो पहले एग्जाम में आ सकता है कि एकदम इनिशियली क्या होता. तो AMU was nothing but this value. तब 1U was used as 1. तो डिफरेंस है इसमें और इसमें, डिफरेंस है. एकदम इनिशियली जो कार्बन लिया गया था वहां पे 1 एटम का एग्जैक्ट मास लिया गया एज द वैल्यू ऑफ 1 E, इसलिए हाइड्रोजन का मास छोटा आ रहा था. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1/12 लिया. तो स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच. समझ में आ रहा है? सो सेकंड में क्या आया, ये वाला आया. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे ऐसा आ रहा था. सेकंड वाला में प्रॉब्लम क्या आया, सेकंड वाला में था तुम्हारा, सेकंड वाला में तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं हुआ. पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था. बट वहां पे जाके एग्जाम्पशन लिया गया कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कॉमन है, इसलिए उसको लिया गया था. आफ्टर दैट people started using this value because hydrocarbons were the most common molecules found on earth, and that
कंटेंट कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो इसलिए कार्बन 12 सबसे ज्यादा बहुत इजीली सबके साथ रिएक्ट करता था, इसलिए दैट वाज टेकन एज द रेफरेंस, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, मास ऑफ हाइड्रोजन, सो इसके बेस पे मास ऑफ कार्बन कितना होगा बोलो तो, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा बोल सकते हो। देखो 1 यू अगर 112 मास ऑफ कार्बन 12 होगा, सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल आल्सो बी 12 यू, है कि नहीं? उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 1 यू, ठीक है। समझ में आ रहा है। सो इन दिस वे द masses were calculated, समझ में आया। so, अभी जो मास निकला जितना भी एलिमेंट्स है उस सबका मास तुम्हारा होल नंबर्स में निकला, ऑल दोस वैल्यूज वर होल नंबर्स। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व, समझ में आया, इज इट क्लियर। Yes. यस सर। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ लो बिकॉज ये जानना जरूरी है। मतलब देखो पहला जो चीज होता है हर वक्त वो करेक्ट होगा ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे देखो पहला जो लिया था उसमें प्रॉब्लम्स आया, सेकंड में उसको ठीक किया, बट वहाँ पे एक गलत एग्जाम्पशन लिया था, गलत नहीं, इट वाज एट दैट टाइम करेक्ट, बट आफ्टर व्हेन टाइम प्रोसीडेड, जब नया नया मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ तो वहाँ पे देखा गया कि ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ऑक्सीजन अगर है ही नहीं तो उसको हम लोग क्यों ले, सो वी शुड टेक ए मोर कॉमन एटम, है कि मोर कॉमन एलिमेंट हुज एटम इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द अर्थ, ठीक है, which have been found on earth. So उसके बेसिस पे कार्बन 12 को सिलेक्ट करेगा। ऋषिकेश समझ में आ रहा है, कार्बन 12 इस कार्बन 12 और एक है, और एक फॉर्म है कार्बन 14, इसको कार्बन 14, समझ में। सो दीज आर आइसोटोप्स, ओके। आइसोटोप्स क्या है ये मैं बाद में समझाऊंगा। आइसोटोप्स होता है, आइसोटोन्स होता है, क्या होता है बाद में समझूंगा। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं बोलो, एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यों यूज होता है ये तो यहाँ पे समझ में आ गया था, because we need a relative mass, because writing the mass in grams, writing the mass of atoms in grams is very tedious, you cannot do that, ठीक है। so that is why we need a different unit of mass only for measuring the mass of atoms and molecules, ठीक है, समझ में आ रहा है। so that is why relative masses were used, वहां पे भी उस यूनिट को अलग अलग वैल्यूज यूज किया गया था, अलग अलग मास का वैल्यू यूज मतलब उसमें असाइन किया गया था। एंड आफ्टर दैट अभी तक ये लेटेस्ट वाला यूज होगा, मतलब 112 द मास ऑफ कार्बन 12 है। ऋषिकेश लास्ट वाला और पहला वाला में डिफरेंस समझ में आया। इनिशियल फॉर्मेट ऑफ यू क्या था, 1 यू इक्वल्स टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, सो दिस इज द डिफरेंस। पहले वाला में 1 u was mass of 1 atom of carbon, but now 1 u is equal to 1/12 the mass of carbon 12 atom, समझ में, इज इट क्लियर, सबको समझ में आया। यस सर। नवोदीप नवोदीप समझ में आया, नवोदीप समझ में आया। ये चीज देखना हाँ अच्छा से, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम में दे सकते। मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा फिर तुम्हारा रिलेटिव मास क्या होता है, उसके बाद तुम्हारा तो रिलेटिव मास क्या होता है। एक्चुअली रिलेटिव मास इज नथिंग बट द मास ऑफ एन एटम, सो आई कैन से रिलेटिव मास एन एटम और एटॉमिक मास,
इसका डेफिनेशन सेम है। So this is the relative mass. Okay, समझ में आया? हाँ इज इट क्लियर सबको? नेक्स्ट क्लास में सम्स करेंगे। सम्स में बहुत काम में आएगा। सम्स में विल सी इट्स एप्लीकेशन। ओके, सो आज के लिए इतना ही रहने दो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, बिकॉज दिस चैप्टर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इम्पोर्टेंट वन, सो यहाँ पे देखना, क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखेंगे, मोलर मास लिखेंगे, सो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स मिलेगा इस चैप्टर में। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही है इस चैप्टर, सो विल स्टडी देम। ओके, सो यहाँ तक पढ़ो। सो एटम्स के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ लिया हम लोगों ने। तो रिलेटिव मास नेक्स्ट क्लास में और एक अच्छा से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, तो हर एक एलिमेंट्स का यहाँ पर मिल रहा है। ये 35.5 कैसा है वो भी मैं बताऊंगा। एक्चुअली होल नंबर निकलना चाहिए था, होल नंबर ही निकलता है, पर 35.5 क्यों आता है ये भी मैं बताऊंगा। ओके, सो ट्राई टू रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द नोट्स जो मैंने लिखा है। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Good night.